से सफर करने लगेंगे। आज हमारी साइकिल यात्रा का मकसद यही था कि यदि ऐसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे, ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही, तो पहले लोग साइकिलों पर आएंगे, मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर तो कोई चल ही नहीं पाएगा, और बाद में शायद लोगों को पैदल ही चलना पड़ेगा। तो लगता है वर्तमान यूपीए सरकार में, और खास करके उसमें भी हम सभी पार्टियों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सारी नीतियां जो है वो कांग्रेस बनाती है। कांग्रेस राजनीति में एक डूबता हुआ जहाज है। यदि इसका और शासन रहा तो देश को डुबोएगा, और यूपीए में जो दूसरी पार्टियां उनको भी डुबोएगी ये कांग्रेस। नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। नमस्कार इंडिया की आज की इस विशेष चर्चा में कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है जो मर्जी कहें, कोई बात नहीं है, लेकिन आज की इस विशेष चर्चा में मेरे साथ नोएडा से हैं आरती शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता है। आरती, आपका स्वागत है। भारतीय अपना समाज पार्टी के प्रवक्ता उमेश सिंह देवरिया उत्तर प्रदेश से, अगर मैं गलत नहीं तो जुड़ गए हमारे साथ में। आपका भी स्वागत हो उमेश जी। और एक और कंटेस्टेंट डॉक्टर सरिता जोड़ने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन उनका अभी तक हमें वीडियो ऑडियो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। समय रहते वो भी जुड़ जाएंगे। इससे पहले कि कार्यक्रम आज की चर्चा प्रारंभ करूं, जो विशेष चर्चा के उत्तर प्रदेश में जो डॉक्टर सरिता नजर नहीं आ रही है, आप फिर से की जो सभा थी, जो मीटिंग होनी थी, उसके अंदर मुकुल रॉय नहीं पहुंचे, कई दिग्गज नेता उसके अंदर नहीं आए, नहीं पहुंचे उसके अंदर। और विशेष रूप से जो चर्चा चल रही है वो मुकुल रॉय को लेकर लोग ज्यादा चिंतित बताए जा रहे हैं। हालांकि मुकुल रॉय के अलावा इसमें शामिल भट्टाचार्य और राजीव बनर्जी भी है। दूसरा एक और थोड़ी सी दुखद खबर है, वैष्णो देवी मंदिर का जो मुख्य परिसर है उसके पास में नजदीक में लगभग 100 गज दूरी पर एक भयंकर आग लग गई है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार अभी तक कोई भी हताहत नहीं हुआ। ये एक सुखदायक खबर है। धन्यवाद सरिता। सरिता, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने मोबाइल को आप हॉरिजॉन्टल मोड में रख लें। अभी आपका मोबाइल वर्टिकल है, प्लीज हॉरिजॉन्टल कर लें उसको। ऑटो रोटेट पर डालकर आपके ठीक आ जाएगा फोटो। नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है डॉक्टर सरिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज की चर्चा, इससे पहले मैं प्रारंभ करता हूँ आज की चर्चा। आपको मालूम है कि कल हालांकि चर्चा कहते थोड़ी सी पुरानी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं है। मोदी जी भी अगर कई बार कोई पुरानी बातें याद दिला देते तो हमें भी उसके अंदर कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं एक चीज और आपको बताता चलूं, कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले वो कि पिछले 13 महीने में पेट्रोल के दाम 25 रुपए 72 पैसे बढ़े, तो मैं दिल्ली के हिसाब से चर्चा कर रहा हूं, और डीजल के दाम बढ़े 23 रुपए 93 पैसे। हालांकि चुनाव के दौरान 64 दिनों तक कोई वृद्धि नहीं हुई थी तेल के प्राइसेस के अंदर, और 4 मई के बाद 21 बार तेल के रेट बढ़ चुके हैं। और फिर कहते हैं महंगाई, हाय महंगाई होनी है, सबके इनके ऊपर आधारित होती है, कब तक लेके। तो बात चल रही थी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की। याद होगा हमारे प्रधानमंत्री जो कि बांग्लादेश की आजादी के अंदर जेल में, तो उन्होंने कल जो भी अपना भाषण दिया, राष्ट्र के नाम संदेश दिया। हालांकि पहले यह हुआ करता था कि कैबिनेट में मीटिंग होती थी, मीटिंग में प्रस्ताव पास होता था, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबंधित मंत्री जो हैं वो अपनी बातें कह दिया करते थे। लेकिन आजकल माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कि भारत के प्रधानमंत्री, और मैं कहूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री, बार बार टेलीविजन के ऊपर आकर संबोधन करते, लेकिन संबोधन करते हुए कई बार बहुत सी चीजों को भूल जाते हैं। अब मुझे नहीं पता वो भूल जाते हैं या उनको गलत जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, और कैसा उनका स्टाफ है जो एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार गलत जानकारियां उपलब्ध करा चुका है। आपको याद होगा उन्होंने एक बार गुरु नानक और संत कबीर और बाबा गोरखनाथ ने 7 बैठकर मंत्रणा की थी, आदि आदि अनेकों चीजों को कह चुके हैं। चलिए लौटते हैं कल की चर्चा के ऊपर। कल उन्होंने एक जो अपना भाषण दिया, जो भी संबोधन दिया आकर, अब उसको कोई मन की बात कहे, किसी की भी बात कहे, उन्होंने कहा कि पिछले 50-60 साल का जो इतिहास है उसमें वैक्सीन प्राप्त करने में देश को दशकों लग जाते थे। जब उस किसी देश के अंदर था, अर्थात विदेश के अंदर, जब वो प्रोग्राम पूरा हो जाता था तब कहीं जाकर भारत में वो वैक्सीन आया करती थी। पहली प्रतिक्रिया आप राजनीतिक दल से, मैं आप ही से शुरू कर देता हूं, से क्या कहेंगे आप इसके? सबसे पहले तो आदरणीय कुलदीप जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। नमस्कार। और आपके अलावा 2 बहनें हमारी और जुड़ी हुई हैं,
एक सरिता बहन है, स्क्रीन पे उनका फोटो नहीं आ रहा है तो मुझे जानकारी नहीं हो पा रही है। एक सरिता बहन है और एक आरती बहन है शायद। जी, मैं उनको भी सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। जी जी। फोटो नहीं आ रही और नहीं आ रही, हमें मिल रही है, वीडियो आप पहुंच जाएगी वहां तक। जी बोले उमेश जी, आप बोले। जी 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 उमेश जी और बोलिए। आपके चैनल के माध्यम से जो भी सम्मानित जनता हमें सुन रही है, मैं उसको भी नमस्कार प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दूं, चलिए पत्रकार आपने जो चैनल का, मैं हल्का से एक जिक्र करता चलूं। कई बार लोग मैं अभी कुछ चीजें कहना नहीं चाहता, हम छोटे छोटे एरियाज के अंदर कुछ केबल्स पर भी देखे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूट्यूब वगैरह पर हम ज्यादा गौर नहीं करते, लेकिन वहां भी। और हाँ, जो हमारा कार्यक्रम, जो हमारी वीडियो सबसे ज्यादा जाती है वो गल्फ कंट्रीज के अंदर जाती है उमेश जी। खैर एनी हाउ, चलिए जिस स्तर पर भी है, बहुत छोटे से स्तर पर है, पर जिस भी लायक है, एक ही उस पर चलते हैं कि ना हम दुश्मन है सरकार के और ना पैरोकार गुनहगार के। हम लच्छेबाजी में नहीं हल जाते, आंकड़ेबाजी के अंदर नहीं जाते, जो जमीन से जुड़े लोग होते हैं उसके अनुभवों को साझा करने का प्रयास करते हैं। उमेश जी प्रारंभ कीजिए। लेकिन सर हम आपको बता दें कि जो गलत होगा तो हम आवाज तो उठाएंगे, हम भी देश के नागरिक हैं, हमको अभिव्यक्ति की आजादी हमारे पास भी है, तो हम तो बोलेंगे ही, जो गलत होगा तो बोलेंगे। अभी आपने कहा था कि उन्होंने कहा कि पिछली 60 साल की जो स्थिति थी, तो उसमें वैक्सीन, जैसे हम पिछले सरकार की तरफ जाएं तो उसमें शायद माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी भूल गए थे कि जैसे उन्होंने 2-3 चीजों की बातें की, जैसे चेचक की बात की उन्होंने, आपने देखा होगा। पोलियो, और पोलियो, यस, पोलियो की, हेपेटाइटिस बी की। तो माननीय प्रधानमंत्री जी शायद भूल गए थे कि उन्होंने स्पष्ट ये भी कहा है कि जिस रफ्तार से हमारे प्रधानमंत्री, मतलब जिस दिन हमने शपथ ग्रहण किया, जिस जनता ने कार्यभार जब सौंपा, तो उसके बाद जो हमारी वैक्सीनेशन की रफ्तार आई किसी भी चीज की, यानी पिछली सरकार के अलावा अगर उनकी रफ्तार के हिसाब से हम चलते तो उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि 40 साल लग जाते। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि 40 साल लग जाते। इसके वजह से हमने एक इंद्रधनुष का मुहिम इंद्रधनुष बनाया है हमने, जिसके हिसाब से हम 1 साल में देखिए हम विजय पा लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि हेपेटाइटिस बी या पोलियो का कौन सा ऐसा वैक्सीन है जो कांग्रेस सरकार ने 40 साल लगा दिए? और 40 साल लगाने में, किसी वैक्सीन को 40 साल लग जाएंगे तो वो सरकार कहाँ जाएगी? वो वहां देश की जनता जिससे वो जूझ रही है, जिस बीमारी से, वो कहाँ जाएगी? आपने जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया, तो उससे अच्छा तो आप मन की बात कर लेते सर। उस राष्ट्र के नाम संदेश में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था सर। उन्होंने पिछली सरकार को आड़े हाथ लिया और सिर्फ वैक्सीनेशन पे बात की, और लास्ट में जाकर के उन्होंने 5 किलो जो गेहूं देना था, उन्होंने कह दिया कि दिवाली तक इसको हमने कंटिन्यू करेंगे, जो 80 करोड़ जनता लाभान्वित है। जी ठीक है उमेश जी। आरती शर्मा, सत्य तो ये है, अब पहले मैं आपकी टिप्पणी ले लूं, लेकिन साथ साथ ये भी क्लियर करता चलो, वास्तविकता ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 प्रश्न इनसे रख दिए थे, जो 4 बातें पूछ ली गई थी, उन 4 बातों का जो अभी आगे जवाब देना है ना, उसको उन्होंने जनता के सामने आके अपनी वाही टूटने का प्रयास किया। वो एक उदाहरण आ रहा है आजकल बार बार कि भाई अगर किसी ने पूछा भाई अगर आपके सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे, तो कहते भाई जो करेगा वो शेर ही करेगा, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा नहीं। भाई यूं के चला जाएगा तो मैं बताऊंगा मैंने किस प्रकार सामना करा उस शेर का और भगा दिया। तो वास्तविकता तो ये है कि जब अति हो रही थी, जब सैकड़ों लोग रोजाना, बल्कि मैं कहूं हजारों लोग रोजाना इस देश के अंदर मर रहे थे अगर वास्तविकता में चले जाएं, तब तो वो बंगाल में जाकर आनंदित हो रहे थे, प्रफुल्लित महसूस कर रहे थे। आज जब वो पीक हल्की पड़ गई और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे 4 प्रश्नों का जवाब मांग लिया, तब वो जनता के सामने आकर सफाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे आरती आप? नहीं, ऐसे टाइम पे तो रैलियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जनता भी त्रस्त हुई है और बीमारियां भी बढ़ी हैं। ऐसी बात नहीं है, कोरोना देख के नहीं आता है कि कहाँ पे जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। कोरोना सब जगह है और बहुत सारे लोग मरे भी हैं और बहुत ज्यादा फैला भी है, ये चीज है, ऐसी बात नहीं है। ऑल इन पूरे वर्ल्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार, जैसे अभी उमेश सिंह जी भी कह रहे थे, उन्होंने कह दिया कि भाई 40 वर्ष लग जाते इस चीज के अंदर, तो वो बार बार इतनी हल्की बातें क्यों कर जाते? क्या उनको ज्ञान नहीं है क्या कि पिछली सरकारों में कार्यक्रम किस प्रकार चला? आरती
और मैंने एक दो उदाहरण आपको दिए भी, जैसे गुरु नानक वाला उदाहरण दिया, संत कबीर, गुरु नानक और गोरखनाथ जी साथ साथ बैठकर बातचीत किया करते थे, आध्यात्म के ऊपर चर्चा किया करते थे, जबकि वो समकालीन थे नहीं। तो ऐसे बार बार एक प्रधानमंत्री के पद से क्यों कह दी जाती हैं ऐसी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आरती शर्मा। आप सहमत है, और नहीं आप सहमत नहीं है तो आप अपना उस तरीके से विचार रखें आप। जी 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 आरती जी, पता नहीं वो क्यों कह जाते हैं, उनको तो सारी जानकारी है, वो प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं और जिम्मेवारियां भी बहुत है उनके ऊपर। तो वो तो मोदी जी ही आंसर दे सकते हैं इस चीज का कि क्यों कहते हैं वो ये सारी चीज। नहीं नहीं, कुछ तो आपको भी आंसर तो आपके पास है ना, कोई तो कारण होगा ना। और भगतगण उसको डॉक्टर सरिता, भगतगण कैसे स्वीकार लेते हैं इस बात को, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? वो इस प्रकार की गलत बयानी क्यों कर देते हैं, जबकि कहा जाता है कि जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस का जो प्रोग्राम था वो 62 में चालू करा दिया गया था। स्मॉल पॉक्स जिसको चेचक बोलते हैं, वो 62 में प्रोग्राम उसका प्रारंभ हो गया था। इम्यूनाइजेशन का 30 सूत्री कार्यक्रम के अंदर जो इंदिरा गांधी के समय में चला था वो 1975 में शुरू हो गया था। और डीपीटी का टीका जो है वो उसका प्रोग्राम जो चलाया था वो 1985 के अंदर डीपीटी के टीके का कार्यक्रम चला दिया गया था। चेचक फ्री, मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि चेचक मुक्त हो गया था भारत 1977 में, और कुष्ठ रोग से मुक्ति 2005 में मिल गई थी। डॉक्टर सरिता क्या कहेंगे आप? जी, इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बात बोली है कि 40 साल लग गए या 40 ईयर, तो उन्होंने वो अकॉर्डिंगली इसलिए बोला कि पूरा खत्म करने के अकॉर्डिंग बोला उन्होंने। पर वैक्सीन आने में हमने स्टार्ट तो अभी से ही कर दिया, जैसे ही कोविड आया, कोरोना आया, वैसे ही हमारी सरकार इसके लिए अलर्ट तब भी नहीं लगे डॉक्टर सरिता, मैं आपको सीधा बोल दूं, हाँ, तब भी भारत 40 नहीं लगे। 1947 में अगर आजाद हुआ था तो जो चेचक मुक्त हो गया था भारत वो 1977 में हुआ था। तब भी 30 साल मान लीजिए अगर आजादी के बाद की मैं चर्चा कर दूं तो फिर ये गलत अफवाह है जिसको ये बोला गया हमारे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों बार बार ऐसा बोलते हैं, क्यों लोग उनको आईना नहीं दिखाना चाहते? और अगर कोई ढंग से किसी बात को रखता है, जैसे अगर अभी डॉक्टर उमेश सिंह हमारे सामने इस बात को रख रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं, जो जाएंगे और लोगों के जो रिएक्शंस आएंगे ना, वो बिल्कुल, मैं शायद चैनल के माध्यम से कहना उचित नहीं लगता, लेकिन वास्तविकता उन्हीं लोगों को अंधभक्त कहा जाता है। जी जी, ये बात सही है, ऐसे ही लोगों को अंधभक्त कहा जाता है जो एक ट्रैक ही देख रहे हैं कि नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं है या वैक्सीन नहीं आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट अदर गवर्नमेंट के साथ यूनिटी में डिसाइड करके वैक्सीन तुरंत और फैसिलिटी वगैरह सब कुछ किया गया है। तो माननीय नरेंद्र मोदी को हम इस चीज के लिए शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने हमारे देश के लिए इतना सोचा, इतना तुरंत एक्शन लिया। और ये बीमारी नहीं, एक्शन कहाँ लिया? फिर वही बात है ना कि अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। मुझे ये तो बताओ, जब एक्शन का समय था तब तो उन्होंने सारी पावर अपने हाथ में रखी हुई थी उमेश सिंह जी, तब तो सारी पावर उनके हाथ में थी। ऑक्सीजन के बारे में फैला दिया जाता था, लेकिन वास्तविकता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगे होने के कारण ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इनके हाथ में था। अब इन्होंने लीपापोती की, पहले सारा अपने हाथ में रखा, फिर कह दिया 1 मई से चलो जी, सरकारें, राज्य सरकारें हमसे मांग रही थी इसलिए हमने उनको कह दिया, अब वापस ले लिया। आदि आदि ये जनता में जाके अपना फेस चमकाने की बात है क्या उमेश सिंह जी? या सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब इन्हें फाइल करना है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 4 प्रश्न ये पूछ ही लिया, आपको भी मालूम है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का पहला प्रश्न सीधा सीधा है कि केंद्र दवाई खरीदकर जरूरत के हिसाब से क्यों उपलब्ध नहीं करा सकती। अब उन्होंने आके फिर ठीक है, मतलब पब्लिक के अंदर आके चेहरा चमकाने की और मीडिया के माध्यम से चेहरा चमकाने की कोशिश करें। उमेश सिंह, क्या मैं गलत हूं? अगर गलत है तो थोड़ा मैं ठीक करें उमेश सिंह जी। नहीं, आप नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी उमेश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जब तक कोर्ट ने जब तक इनसे जवाब नहीं मांगा था तब तक सारा पावर वो अपने पास ही रखे थे। पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अभी कहा है, आप कल के उनके राष्ट्र के नाम संदेश आपने सुना होगा, तो उन्होंने ये भी कहा कि 31 मई के बाद सबको जो 18 साल से ऊपर है सबको फ्री वैक्सीनेशन लगेगा जी, उन्होंने कहा। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाह रहे हैं कि जो और उमेश जी, मैं यहाँ पर आपको एक चीज और रोक दूं, आपको मालूम होगा खैर कि उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट का भी सवाल था, एक प्रश्न वो था जो मैंने आपको भी पूछा
कि केंद्र जो है जरूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट खुद क्यों नहीं करती, दवाई खरीद कर डिस्ट्रीब्यूट राज्य सरकार को। दूसरा, केंद्र का उनका सुप्रीम कोर्ट का एक सवाल यह भी था कि 18 से 44 की उम्र के जो लोग हैं उनको भी केंद्र सरकार फ्री टीकाकरण में क्यों शामिल नहीं करती, ये भी सुप्रीम कोर्ट का एक सवाल है उमेश सिंह जी। जी 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 जी, जी। आते हैं हम इसी मुद्दे पे। तो अभी उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा था महोदय कि 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं 21 तारीख के बाद वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगे। जी। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिनका फर्स्ट डोज लग चुका है और 21 तारीख से पहले जिनका डेट आ चुका है, क्या वो 21 तारीख का इंतजार करेंगे? जी, ठीक बात। फिर उनको वैक्सीन कैसे लगेगा? आप जो फर्स्ट वैक्सीन लगा चुके हैं, जिनका समय हो चुका है, तो उनको तो आप लगाएं, चाहे वो 18 साल के हो, चाहे वो 45 साल के हो, चाहे वो 40 साल के हो, उनको तो आप कंटिन्यू रखिए। बाकी जो न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनके लिए आप 21 तारीख से दे दीजिए। आरती शर्मा, ये दूसरी बात जी, हाँ बोलिए उमेश जी, बोलिए जारी रखिए, बोलिए उमेश जी, बोलिए। दूसरी बात जी सर, दूसरी बात उन्होंने ये मैं बता दूं कि ये एक मुहिम के तहत, जैसे आपने कहा था कि सारी पावर अपने पास रखे थे, ये सही बात है। वो चाह ही नहीं रहे थे कि मतलब कि राज्य सरकार को हम वैक्सीन फ्री दें। वो तो सबसे ज्यादा वो प्राइवेटकरण करना चाह रहे थे कि प्राइवेट में ये वैक्सीन उपलब्ध हो और लोग पैसे दे करके लगवाएं ताकि हमको भी कुछ पैसे आ गए। लेकिन राज्य सरकार जब पल्ला झाड़ दिया, राज्य सरकार ने जब पल्ला झाड़ दिया के अंदर तभी एक दवाई के 3 तरीके के दाम, 150, 300, 450, 600। जी, इससे हम लोग सहमत हैं कि बहुत सारा घोटाला किया गया है, या क्या था क्या नहीं था, सरकार की गलती और बीच में लोगों की गलती। ऑक्सीजन, मेडिसिन, इंजेक्शन कुछ भी अवेलेबल ज्यादा नहीं था। लोगों की गलती आप कैसे बता रहे हैं? इसके अंदर मुझे बता, लोगों की क्या गलती थी? लोग तो ऑक्सीजन के लिए, आपको मालूम है रेमडेसिविर ऑक्सीजन, इसके लिए कितना कितना पैसा लोगों ने दिया, घर जमीनें जायदाद बेच दी लोगों ने। मैं लोगों की गलती नहीं बोल रही हूँ, जो मेन सेंटर है वहां पे जब्त किया गया था या जो भी है, उसको आगे डिलीवरी नहीं हुई या नहीं दिया गया, उस पे एक्शन नहीं लिया गया, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से इतना सफर सबको करना पड़ा। जी, आरती शर्मा, अभी जैसे उमेश सिंह जी कह रहे थे, आरती शर्मा जैसे उमेश जी बता रहे थे जिनको पहली डोज लग चुकी है, उनका क्या? ठीक इसी प्रकार का, क्योंकि कई बार लोगों के अंदर अपनी बात को चमकाने के लिए संशय बना दिया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण फिर दे दूं, मैंने पहले भी प्रोग्राम में कही ये चीजें कि जो घोषणा की गई कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उन लोगों को वो 10-10 लाख रुपए देगी केंद्र सरकार। लेकिन अगर वास्तविकता में पढ़ें तो जब वो 18 वर्ष का हो जाएगा तब तो उसको स्टाइफंड मिलना शुरू होगा, और जब वो 23 वर्ष का हो जाएगा तब उस बच्चे को 10 लाख रुपए मिलेंगे। आज वो 8 महीने का बच्चा है, चाहे वो 4.5 साल का है या 1.5 साल का है या 12 साल का है, क्यों नहीं वो 10 लाख आज की? और आप संदेश कैसा दे रहे हैं कि जैसे आज ही 10 लाख रुपए दे दिए, क्यों नहीं आज ही 10 लाख उसके नाम पर आप एफडी करा देते भाई, बाकी की चीजें। तो ये इस प्रकार के संशय वाली चीजें क्यों लोगों के सामने लाते हैं? और क्योंकि या एक कारण ये भी हो सकता है भाई उन लोगों के पीछे उनका मीडिया, उनकी जमात, उनके भक्तगण, उनकी ट्रोल आर्मी, वो वाह वाह जी, वाह वाह जी, वाह वाह वाह। क्या कहेंगे आरती आप? जी नहीं, वो अगर अभी पैसा देते हैं तो उनकी देखभाल भी हो जाएगी, उनका शिक्षा वगैरह में भी काम आएगा, उनके जो रिलेटिव हैं या कुछ है। तो अगर बाद में पैसा देंगे, बच्चे ही ना रहेंगे तो फिर कैसे पालन पोषण होगा? जी नहीं, वो अनाथों के लिए था। उमेश जी, जैसा आप अभी चर्चा कर रहे थे केंद्र और राज्यों जो आप बता रहे थे, वही जो हमारी आपकी अभी चर्चा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल ये भी पूछा है कि भाई अलग अलग दाम क्यों रखें केंद्र और राज्यों के लिए? ये ऐसा क्यों किया गया? प्रश्न घूम फिर के ये आ जाता है, इसके पीछे मंशा क्या है इन लोगों की, और बार बार करते हैं इस प्रकार की गलतियां। सर देखिए, हमारे भारतवर्ष में एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हर चीज पे राजनीति होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, जमीन जायदाद, हर चीज पे राजनीति होती है। जैसे कहीं कांग्रेस का
सरकार है, कहीं केजरीवाल हैं, कहीं मान लीजिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। तो जहाँ पे बीजेपी का सरकार है वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे अन्य सरकार है वहाँ पे रेट क्या है, ज्यादा कर दिए जाते हैं। ये एक राजनीति के तहत है सर, और बाकी कुछ नहीं सभी है। राज्यों के लिए और बात किसी इसकी तरफ नहीं है, सभी राज्यों के लिए क्या। जी और मैं आपको एक जानकारी दूं, जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के लिए हिंदुस्तान में 5 जी कंपनियों को दिया गया उसका, भाई आप लाइसेंसिंग, आप जी 5 कंपनियों बनाए, और 5 कंपनियों के रेट जो है मुझे याद है 2200 रुपए से शायद लेके, मिनिमम 2200 रुपए से लेके और 6500 रुपए जी तक रखा। एक ही दवाई सब कुछ है, लेकिन अलग 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 रेट क्यों भाई? बनाने के लिए अलग अलग रेट पे आप ठेके क्यों दे रहे हैं? आपने प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड से जो भी आपने वेंटिलेटर्स मंगवाए, सब कुछ मंगवाया, आपको भी मालूम है वो में से 150 में से 112 तो खराब निकले। कौन जांच करेगा भाई इसकी? आपके पीएम केयर फंड की तो हम जांच कर नहीं सकते, क्योंकि आप आरटीआई के दायरे में नहीं आते, उनकी कोई ऑडिट नहीं कर सकता, उनके बारे में कोई सवाल नहीं पूछ सकता, आप बताएंगे नहीं। और अगर कोई पूछ भी लेगा तो राजद्रोह का मुकदमा, देशद्रोह का मुकदमा। आपके उत्तर प्रदेश में आज क्या हुआ है? वो हॉस्पिटल के बारे में, आगरा के हॉस्पिटल का, जिन्होंने मॉक ड्रिल के नाम पर ऑक्सीजन का वो बंद कर दिया, 22 लोग मारे गए उसके अंदर। आप अगर वीडियो बना लेते हैं, किसी की जानकारी देते हैं, ऑक्सीजन की जानकारी अगर आप देते हैं कि भाई कम पड़ रही है, तो आप उनके ऊपर मुकदमे लगा देंगे राजद्रोह के। उमेश जी, क्या हो रहा है आपके प्रदेश के अंदर? और आप लोग कहां हैं उसके बाद, ये भी मुझे बताएं सर। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आप तो देख ही रहे हैं, हम तो खुल के बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास सर खोने के लिए कुछ है नहीं महोदय। अभी जो भी सरकार के विपक्ष में आवाज उठाता है, कहीं ना कहीं से ये मान के चलिए कि संपत्ति जब्त वाली बात हो गई है। जी। हाँ, कि तुरंत कि संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, यहाँ इसी बिल्कुल प्रकार हाँ के कानून आपके। हाँ मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, जब इस प्रकार के अंदर कानून चल रहे हैं और आपने अभी कहा हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो पाने का प्रयास करें ना। आपने क्या किया इस प्रकार की, मतलब जिसको कहते हैं कुचलने वाली जो नीतियां थी, मैं कहता हूं शायद अंग्रेजी शासन में भी ऐसी नीतियां कम आई होंगी। आप लोग कहां स्टैंड करते हैं? भारतीय अपना समाज पार्टी कहां है उमेश सिंह जी? मुझे तो अभी ये बताएं। नहीं, आप वो सही दूसरों को दोष आपका देते रहेंगे, महोदय, आप आपका बीजेपी को दोष देते रहेंगे, बिल्कुल सही है। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे क्या? मुझे ये बताएं आप। बिल्कुल हम अपनी जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन अभी हम कोविड के प्रोटोकॉल में हैं। हम कोविड के प्रोटोकॉल में हैं, बहुत सारे नियम कानून है, उसका हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही फ्री होगा और जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो हम आवाज उठाएंगे। ना 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 उमेश जी, ना ना, यहां मैं बिल्कुल सहमत नहीं। दिक्कत यही है, जब भी किसी भी विपक्षी दल से पूछा जाता है, आप अकेले नहीं ऐसा कहने वाले, सब प्रोटोकॉल बता देते हैं और प्रोटोकॉल तोड़ने वाली। अब प्रोटोकॉल अगर मैं आज का ही बताऊं, शायद दिल्ली में कांग्रेस वाले वो सड़क पर आ ही रहे ना, और बहुत से माध्यम होते हैं सारे प्रकार के, जो लोग जाते हैं। प्रोटोकॉल अगर तोड़ना भी पड़ जाए आम आदमी के लिए, आप डिस्टेंस बनाकर भी तो चल सकते हैं, आप किसी और स्तर पर भी तो आवाज उठा सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने कहा है, आप अगर अगला चुनाव लड़ने की फिराक में, आप 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो जनता आपको वोट क्यों दे? उमेश जी, मुझे तो ये बताइए ना, मैं क्यों वोट दूं आपको? ये भी आपके उत्तर प्रदेश से बैठी है आरती शर्मा, आप भी उत्तर प्रदेश से, मेरे ख्याल से ये डॉक्टर सरिता आप भी शायद उत्तर प्रदेश से हैं। ये क्यों आपको वोट दे भाई? कल को आपका कैंडिडेट अगर चला जाता है तो? उमेश जी जी देखिए आदरणीय, मैं बता दूं आपको कि हमारे पास अब समय जो है बहुत कम है जी। लगभग 8 महीने हैं हमारे पास लाइट पर। और तब भी आप आंखें नहीं खोल रहे कि हमें जनता के बीच में जाना चाहिए। उमेश जी, आपका शायद वीडियो ऑडियो चला गया मेरे ख्याल से। जी आपका सर, लाइट चली गई है मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं है, आप अपनी लाइट की व्यवस्था कर लें। मैं तब तक डॉक्टर सरिता के पास आता हूँ। डॉक्टर सरिता जी 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 सर, कोई नहीं, आप लाइट की व्यवस्था कर लें, मैं जब तक डॉक्टर सरिता से बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर सरिता, मुझे अब आप ये बताएं ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल ये भी पूछा कि जो 35,000 करोड़ का बजट था, जो कि अभी सरकार ने इसी बजट सत्र के लिए 2021-22 के वर्ष के लिए 35,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया था उन्होंने इसी कोविड के लिए, कहाँ है वो बजट? हाँ महोदय, इस चीज के लिए तो हम लोग भी परेशान है कि वो क्लियर नहीं हो रहा है कि कहाँ है कहाँ नहीं। पूछा है कि उस 35,000 करोड़ के बजट से फ्री के लिए, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैक्सीन क्यों नहीं खरीदी जा सकती? हाँ, इस पे जनता को एक्शन लेना चाहिए। जिस पेशे के अंदर आप लोग समाज के अंदर भी काम करते हैं,
तो घर में बैठने से तो काम नहीं चलेगा ना। यहाँ पे खाली दूसरे की तरफ उंगली उठाने से कैसे गुजारा चलेगा सरिता? नहीं, इसके लिए जनता को सबको ये क्वेश्चन उठाना चाहिए कि कहाँ है ये डॉक्टर सरिता, जनता को उठाना चाहिए। आप भी तो जनता में से एक हैं। आप लोगों ने क्या किया मुझे ये भी तो बताएं ना। जी, हम लोगों ने इसके लिए बहुत अलर्ट किया आसपास के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए, और बहुत प्रॉब्लम भी हुई पेशेंट को, सबको। गवर्नमेंट की वजह से जो फैसिलिटी ऑक्सीजन मिलनी थी वो बराबर नहीं हो पाई है उपलब्ध। ये सारी दिक्कतें तभी तो मैं कह रहा हूं ना, अगर सरकार अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अंदर असफल होती है, फेल रहती है, तो आम जनता का फर्ज बनता है आवाज उठाना। विपक्ष तो हमारे यहाँ सिर्फ नौटंकी के लिए बचा है, कांग्रेस हो या कोई भी हो, सिर्फ नौटंकी के लिए विपक्ष बचा है। जो इतने बड़े बड़े जो एक दो नाम अगर ले दिए जाए, आपके उत्तर प्रदेश की भी अगर मैं चर्चा करूं, कांग्रेस हो गई, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी तो मृत प्राय है, उसमें तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात यह जनता का भी तो कुछ फर्ज बनता है। जब तक आवाज आप नहीं उठाएंगे तब तक विपक्षी दल भी आपके साथ आकर कहां खड़े होंगे? विपक्षी दल तो बहती गंगा में हाथ धोते, आप आवाज उठाओगे तब आपके साथ जुड़ेंगे। आपने देखा ना किसानों का आंदोलन, अब सब पार्टियां उनके पीछे हैं। आरती शर्मा, आप बताएं। आरती शर्मा जी बताइए ना, आप लोगों ने क्या किया? आप तो सोशल वर्कर हैं, फील्ड में जाते हैं, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने लोगों को प्रेरित किया क्या इसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, या कोर्ट कचहरी केस से डर गए सब लोग? नहीं, बहुत बहुत लोगों को प्रेरित किया है। गांव में भी जाके लोगों को करा है आवाज उठाने के लिए। जहां भी आवाज आती है हम लोग सब साथ खड़े होते हैं। डॉक्टर सरिता है, मैं हूँ, बहुत सारे लोग हैं हमारे जी। ऐसी बात नहीं है। और जनता की कोई भी आवाज आएगी तो सब लोग साथ हैं। हम लोग सब जनता के साथ ही हैं। जो भी कदम उठाते हैं सब सब साथ रहते हैं। नहीं, साथ होना है, लेकिन आपने क्या लोगों को प्रेरित किया? मुझे तो आप एक बात बताइए। जी, हमने और आरती दीदी ने, दोनों लोगों ने, और भी लोग, आप दोनों एक दूसरे का परिचित हैं, जानते हैं एक दूसरे को आप? जी। अच्छा, तो आप लोगों ने फिर मिलके क्या किया? चलिए आप ही बताइए, अगर जानते हैं बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने किया क्या, मुझे तो ये बता दीजिए ना। देखिए यही दिक्कत है, हम लोग उंगली उठा देते हैं किसी के भी ऊपर, किसी राजनीतिक के दल के ऊपर। राहुल गांधी ये नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी ये नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जब तक हम कंप्लीट नहीं करेंगे, किसी को क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो उन्हें लगेगा कि हम ठीक कर रहे हैं। तो फिर वो क्यों इधर उधर सुधार करना चाहेंगे? चलिए मैं यहाँ पर चर्चा करते हुए एक जानकारी आपको दे दूंगा। जो टीबी की जो बीसीजी वैक्सीन थी, वो जनता के लिए, आम जनता के लिए, मास के लिए मैं उसकी बात कर रहा हूं, 1951 में उपलब्ध हो गई। चेचक की जो वैक्सीन थी वो मास के लिए, आम जनता के लिए, पूरी भीड़ भाड़ के लिए जिसको तरीके से कहते हैं, 1965 में उपलब्ध हो गई। ये भी जानकारी रखें। पोलियो की जो ओरल वैक्सीन थी, जो मुंह से पिलाई जाती थी, वो मास के लिए 1970 के अंदर उपलब्ध हो गई थी। और खसरे की जो दवाई थी वो आम जनता के लिए, मास के लिए, मैं फिर कह रहा हूं, वो उपलब्ध हो गई थी 1980 में। जो आज ड्राइव चलाई जा रही है वैक्सीनेशन आदि आदि, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इनके प्रयोग, इनकी घोषणा ये तो पहले से शुरू हो गई थी, जो आम मास के लिए थी। इसी तरीके से हेपेटाइटिस का जो टीका था, उसकी जो दवाई थी, वो 1997 में आ गई थी मास के। मैं बात जो कर रहा हूँ, ये जो मैं आंकड़े दे रहा हूँ, मैं मास के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी प्रकार H1N1 बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, आपको याद है, के अंदर उपलब्ध हो गया। तो उमेश जी आप लौट आए, आपकी लाइट लौट आई है। जी उमेश जी, अब मुझे बताइए, बात मैं फिर वही सवाल करूंगा ना, कि आप लोग जाकर प्रेरित, क्या आप लोग डर गए क्या? पहले मुझे ये बताइए, आप भी योगी राज में डरे बैठे हैं क्या? मुझे चलिए ये सवाल का जवाब। उमेश जी। आदरणीय, हम क्यों डरेंगे? सबसे पहली बात, हम डरेंगे क्यों? वजह तो आप लोग आए नहीं ना मैदान के अंदर, मुझे बताइए। और सत्तासीन सरकार, ये हो गया, सारी की सारी चीजें लगी रहेंगी। आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कहां कराई? अगर नहीं कराई तो वो डरना ही तो हुआ, और क्या हुआ उमेश सिंह जी? देखिए महोदय, हमारे पास 8 महीने हैं टोटल विधानसभा लड़ने के लिए, ठीक है। और वर्तमान सरकार क्या कह रही, क्या कर रही है, क्या कह रही है, उस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं जी। हम अभी फोकस कर रहे हैं, हम अपने विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों के पास हैं। और
कोविड प्रोटोकॉल के तहत हम बाद अभी में फिर आपको रोक रहा हूं। आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, जनता भी तो ये देखेगी कि मैं आपको वोट क्यों दूं। चलो इसी का जवाब दे दीजिए, जनता आपको वोट क्यों दे। कल को आप पूरे उत्तर प्रदेश के बाहर भी हैं। मैं राष्ट्रीय स्तर की चर्चा आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका जो दल है वो उत्तर प्रदेश के बाहर कई और प्रदेशों के अंदर है। मैं इसलिए आपसे इस बात की चर्चा कर रहा हूं। कल को आपका कैंडिडेट अगर यहाँ नोएडा में खड़ा होता है, ये आरती शर्मा और डॉक्टर सरिता, ये आपको वोट क्यों दे कल को, मुझे ये बताइए। चलो यही जवाब मुझे दे दीजिए। उमेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल जी बताएं। मिल रही है। जी बताएं। देखिए जी, हमें 2022 में चुनाव लड़ने के लिए जी हमारे पास नीतियां हैं, ठीक है, और अपने पार्टी को विस्तार करने के लिए रणनीतियां हैं। जी हम आपको बता दें, भारतीय अपना समाज पार्टी नहीं, वर्तमान समय में जो जूझ रही समस्या है उसका विकल्प है भारतीय अपना समाज पार्टी। हम जो बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं वो हमारे पास भी बहुत सारे मुद्दे हैं महोदय, लेकिन हम वर्तमान मुद्दे को लेकर अभी चल रहे हैं। क्या मुद्दा है वो वर्तमान, ये भी बता दीजिए। मैं आगे डॉक्टर आरती शर्मा से बात करता हूँ। क्या मुद्दा है वर्तमान में आपको, जिसको लेकर आप वोट मांगने के लिए जाएंगे जनता के बीच में 2022 में? बिल्कुल हम बता रहे हैं। जैसे हम आपको बताएं कि अगर किसी को बुखार है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है और तत्काल में उसे भूख लगी है, तो सबसे पहले हम उसको खाना खिलाएंगे, न कि हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हम उसे खाना खिलाएंगे फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो आज हमारी प्रदेश में जो व्यवस्थाएं हैं, आप महंगाई के थोड़ा सा चर्चा करें हम आपको महोदय। नहीं बताइए, अब मेरे पास देखा जाए 4 मिनट का समय बचा है, मुझे बाकियों से भी बात करनी है। उमेश जी, महंगाई छोड़िए ना, महंगाई तो पे भी आधारित होते, उसको छोड़िए। प्रदेश में आप मुझे ये बताइए, आप वोट महंगाई के आधार पर मांगेंगे या किसी और मुद्दे पर? कहने का मतलब कि हमारे प्रदेश में जो आम जनमानस है उसकी समस्या ही तो हमारा मुद्दा होगा। तो वो समस्या क्या है? खाली महंगाई है, कोई और भी मुद्दा है? मुझे ये बताएं ना उमेश जी। देखिए, सबसे बड़ा स्वास्थ्य का मुद्दा है जी, शिक्षा का मुद्दा है। सारे प्रणाली ध्वस्त हो चुके हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है। अब ये स्वास्थ्य का दौर था, लोग परेशान थे स्वास्थ्य के प्रति। आप तो प्रोटोकॉल मान के अपने घर के अंदर बैठ गए। आपने लोगों के लिए क्या स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध कराई? हम आपको बता दें महोदय कि इसी कोरोना काल में मैं उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी उमेश सिंह कोरोना पॉजिटिव हुआ हूं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोरोना पॉजिटिव, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी कोरोना पॉजिटिव, हमारे जिला उपाध्यक्ष जी कोरोना पॉजिटिव। सब लोग लॉकडाउन को मानकर घर में थे। हम निकल जन जागरण अभियान के तहत लोगों का हम दुख दर्द देख रहे थे, सुन रहे थे, और हम खुद कोरोना पॉजिटिव थे। ठीक है, हम लोगों के बीच रहे हैं इस कोरोना काल में। आ रहा हूं आरती, देखिए पॉजिटिव होना, बड़े बड़े सभी जो नेता थे पॉजिटिव हो, लेकिन उनकी जो जनता होती है, उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, वो कभी घर के अंदर नहीं बैठते। आरती मुझे बताइए कि जैसे कह रहे हैं इन्होंने जो चर्चा की, इस आधार पर अगर कोई व्यक्ति आपसे वोट मांगने आता है, मैं पर्टिकुलर इनकी पार्टी की नहीं, कोई भी आता, तो क्या आप उस आधार पर उनको वोट देंगी? और अगर नहीं देंगी तो आप क्या सोचती है कि आगामी चुनावों के अंदर किस बात को लेकर, मोदी जी की बात को साइड पर हटा दिया, मेरे पास 3 मिनट का समय मुश्किल से, किस आधार पर आप वोट देंगे? जी मैं तो एक ही उस पे दूंगी, बंदा जुड़ा रहे, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, जनता के बीच जाए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे और उनकी छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखे। क्योंकि एमएलए एमपी आते हैं, पैर छू के वोट मांग के चले जाते हैं या पैसे बांटते हैं, कुछ नहीं करते फिर। ठीक है, डॉक्टर सरिता आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? मोदी जी की चर्चा तो एक तरफ हो गई, उसके अंदर छोड़िए अब उनको। अब मुझे तो ये बताइए, क्योंकि उन्होंने जो कहा, मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं प्रदेश के अंदर? अगर आपको वोट मांगने आता है तो अगर उमेश सिंह जी बातें आपने उमेश जी की सुनी, इस आधार पर क्या उनके कैंडिडेट को आप वोट देंगे? नहीं, वोट मैं नहीं दूंगी। जो इंसान जनता के लिए सपोर्ट करे, जो जनता को समझे, जैसे मैं कोरोना टाइम में भी अपना ड्यूटी करती रही, जितना हो सकता था मैंने जनता की सपोर्ट करने की पूरा प्रयास की, उसको सेवा के रूप में, ड्यूटी के रूप में, जैसे भी। तो ऐसे ही इंसान को वोट देना है जो जनता को समझे। ठीक है, अब इसे आखिरी नोट, उमेश जी क्या कहना चाहते हैं? मेरे पास 35 सेकंड के आसपास नजर आ रहे हैं मुझे। प्लीज अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए जल्दी से। उमेश सिंह।
जैसा हमारी बहन जी ने कहा कि जो भी कैंडिडेट हो हमारे पास आए और जैसे लोगों की सेवा करे तो मैं इनको वोट दूंगी। मैंने अभी आपको बताया कि जब हम कोरोना काल में भी जनता के बीच रहे, हम खुद पॉजिटिव हो गए, उन्हें राशन पानी पहुंचाते रहे, मास्क देते रहे, सैनिटाइजर देते रहे, उनके सुख दुख में शरीक होते रहे और हम अपने घर को छोड़ दिए, तो अब इससे ज्यादा बड़ा समाज सेवा क्या होगा? ठीक है उमेश जी, आप हमारे साथ जुड़े। बात यह कि आपने सैनिटाइजर, कई लोगों ने सेवा की, अनेकों लोगों ने विभिन्न तरीकों से सेवा की, लेकिन एक चीज और होती है, विशेष रूप से राजनीतिक दल और आप जैसे डॉक्टर सरिता और आरती शर्मा, आप भी जो समाज के बीच में जाते हैं, कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सहन नहीं करना, उसके विरुद्ध आवाज उठाना, काम छोटे या बड़े स्तर पर, वो भी बहुत आवश्यक है। आप जैसे कि आपने नमस्कार बोला, इंडिया के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आरती शर्मा आपका बहुत धन्यवाद, डॉक्टर सरिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भारतीय अपना समाज पार्टी के प्रवक्ता उमेश सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें। नमस्कार। धन्यवाद।